नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स को। साथियों, अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर आता है कि इस चैप्टर का नाम ये ही क्यों रखा गया। तो यहाँ पर आप इसको समझने के लिए हम पहले पिछले चैप्टर में लौटते हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने ये देखा नॉर्थ ईस्ट का रीजन, फिर ऊपर हमने देखा ये कश्मीर वाला रीजन। कश्मीर रीजन के बाद ये पाकिस्तान अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान के साथ इस प्रकार से ये जो गुजरात का रीजन है, इस प्रकार से पूरा इंडिया हमें देखने को मिलता है। हमारा जो सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत हमें मेहरगढ़ और उसके आसपास इस स्थान पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें एक नई सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो सिविलाइजेशन थी इसको हम स्टोन एज या फिर चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है इसको हम बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वाला जो पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें दो फेज देखे थे पिछले चैप्टर में, जहां पर हमने देखा था ये था अर्ली वैदिक फेज, और यहाँ पर हम दूसरे गंगा यमुना दोआब के पास में क्या देख रहे थे, लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। आज का जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पर जो बिहार का रीजन है, ठीक है, बिहार और जो गंगा रिवर है और सोन रिवर है और उसके आसपास का क्षेत्र है, उससे संबंधित यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है या जो सभ्यता है वो किस प्रकार से फैली। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान हमें यहाँ पर क्या है, अभी राजा महाराजा नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजा कुछ थे भी तो, लेकिन उनके पास इतनी शक्तियां नहीं थी जैसे कि एक फोर्टिफाइड सिटी हो, ठीक है, या फिर उनके पास क्या है, एक प्रकार से बड़ी सेना हो, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, और ना ही वो जनता से कर लिया करते थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो अगला फेज है इस दौरान तक क्या होता है कि जो सभ्यता है उसका विकास हो जाता है। जो इलेक्टेड किंग है वो आने लग जाते हैं। इलेक्टेड जो किंग है वो बेसिकली अब क्या कर रहा है, लोगों से पैसा वसूल रहा है, यानी जो रिवेन्यू है वो जनरेट कर रहा है। इसी के साथ साथ लोगों को क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर सोल्जर्स को हायर कर लिया है। इसी के साथ साथ कोई दूसरे देश का राजा उसके ऊपर आक्रमण ना करे, इस वजह से जो पूरा का पूरा कैपिटल सिटी है उसको क्या है, फोर्टिफाइड कर रहा है। और फोर्टिफाइड करने के साथ साथ ही अपने लिए क्या है, एक बड़े बड़े फोर्ट का निर्माण कर रहा है, बड़े बड़े किलों का भी यहाँ पर निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम इसी पूरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से जो राजा का पद है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें हमें अब ये भी देखने को मिलता है कि जो किंगडम है यानी साम्राज्य है उसके अंदर जो राजा है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो है नॉर्मल राजा और दूसरे है रिपब्लिकन किंग। अब रिपब्लिकन किंग कौन होते हैं, जब एक ही साथ बहुत सारे लोग मिलकर एक असेंबली बनाए और उस असेंबली के अंदर अपना एक हेड नियुक्त करें, और ये जितने भी बाकी सदस्य हैं, ठीक है, ये जितने भी अदर सदस्य हैं वो क्या है, उस इलेक्टेड जो किंग है वो उस समय उसके कहने के आधार पर काम करें। और यहाँ तक कि क्या है, इस व्यवस्था को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक प्रकार से रिपब्लिकन सिस्टम कहते हैं। और ऐसा व्यवस्था जहां पर क्या है, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो क्या है, नॉर्मल अंपायर होता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा। ऑफिशियली अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर शंकरन नाम का एक लड़का होता है, वो अपने दादा को देखता है कि उसके दादा वोट डालने के लिए जाते हैं। तो उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आज से हजारों साल पहले जो लोग हैं वह अपने शासकों का चुनाव किस प्रकार से किया करते होंगे। आज तो हम इलेक्शन के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पहले के चैप्टर में हमने राजाओं के बारे में देख लिया था, ठीक है, जिनको आमतौर पर जो जन होता है, जन मैंने आपको बताया था लोगों का समूह होता है, ठीक है, उनके माध्यम से चुना जाता था। और ये बात है आज से लगभग 3000 साल पहले की।
और आमतौर पर फिर जब हम 3000 साल के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो राजा का स्वरूप है, जो अभी मैंने यहाँ पर बताया, वो बदलने लग जाता है। अब जो राजा है वो बेसिकली क्या है, ऐसे व्यक्ति बनने लग गए जो कि एक विशेष प्रकार का यज्ञ को संपादित किया करते थे। अब ये यज्ञ का संपादन करना, इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि वो राजा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें हॉर्स सैक्रिफाइस करना हर किसी राजा के बस की बात नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी, अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, इस यज्ञ के दौरान एक राजा क्या करता है, यज्ञ के अंदर एक प्रकार से संपादित, जो एक प्रकार से हॉर्स होता है यानी अश्व होता है, घोड़ा होता है, उसको इधर उधर वंडरिंग करने के लिए छोड़ देता है, घूमने के लिए छोड़ देता है। अब ये जो हॉर्स है, जिस जिस किंगडम के ऊपर ये जाएगा या जिस जिस राज्य के राजा के पास में जाएगा, वो राज्य या टेरिटरी इस राजा की होती चली जाएगी जिसने इस अश्वमेध सैक्रिफाइस को किया है, या हॉर्स सैक्रिफाइस जो यज्ञ है उसका संपादन किया है, ठीक है। अब इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो अदर राजा है, यानी जिसकी टेरिटरी में वो अश्व जा रहा है, वो राजा को जिसने छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ता है, जिसका वो घोड़ा है। इसी के साथ साथ अगर वो राजा उससे युद्ध नहीं करता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उस छोटे राजा ने क्या किया है, बड़े राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है, और वो उसको क्या है, अपने से सुपीरियर या फिर स्ट्रोंगर मान लिया है उसने, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। अब आमतौर पर ये जितना भी यज्ञ का संपादन है वह बेसिकली क्या है, एक ट्रेंड प्रीस्ट के माध्यम से किया जाता था, यानी एक निश्चित एक प्रकार से ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके माध्यम से किया जाता था। और ये जो यज्ञ का संपादन है सिर्फ इसीलिए किया जाता था कि राजा दिखा सके कि उसके पास कितनी पावर है, ठीक है। अब ये पावर कैसे पता चलेगी, नॉर्मल सी बात है, जो जो राज्य का क्या बोलते हैं टेरिटरी उसके अधिकार में आती जाएगी, ठीक है, जहां जहां वो अश्व घूमेगा वो सभी राज्य उसके अधीन आ जाएंगे। और जब हॉर्स सैक्रिफाइस कंप्लीट होगा या संपादन का दिन होगा तो लोग उसके लिए क्या लेकर आएंगे, गिफ्ट लेकर आएंगे, ठीक है, इसी यज्ञ के दौरान। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो राजा होता है, इस राजा को क्या है, एक स्पेशल सीट दिया जाता है इस हॉर्स सैक्रिफाइस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो राजा है, ये एक प्रकार से टाइगर की जो स्किन है उसके द्वारा बनाए गए थ्रोन के ऊपर बैठता है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर अपने एक चैरियट के ऊपर बैठता है, यानी एक प्रकार से जो रथ होता है उस रथ के ऊपर बैठता है। और इसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके जो अदर कंपेनियंस हैं, ठीक है, जो कि क्या है उस युद्ध में हारे हैं, वो बेसिकली क्या है, उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इस यज्ञ के अंदर जो राजा है उसके बेटा और जो उसकी वाइफ है उनको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वह भी अदर प्रकार के जो माइनर यानी छोटे रिचुअल्स हुआ करते थे उसका संपादन किया करते थे। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो अदर राजा आए हैं, ठीक है, अन्य जो राजा आए हैं उसका ये हॉर्स सैक्रिफाइस देखने के लिए, वह बेसिकली क्या है, स्पेक्टेटर यानी दर्शक के रूप में काम करते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस हो रहा है उसको यहाँ पर क्या है, देखने का काम करते हैं। अब इसके अंदर हमें बहुत सारी विधियां देखने को मिलती हैं इस हॉर्स सैक्रिफाइस के अंदर, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जो राजा है उसके ऊपर जो एक पवित्र जल है, ठीक है, पवित्र जल है, उसका स्प्रिंकलिंग किया जाता है, यानी उसका छिड़काव किया जाता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि राजा महाराजा, इसी के साथ उसकी पत्नी और उनकी जो प्रजा है, ठीक है, उसको भी इसके अंदर क्या है, शामिल किया जाता है, यानी वो भी क्या है, इस यज्ञ का संपादन होते हुए देखने के लिए आ सकते हैं। और ऑर्डिनरी मैन यानी साधारण पीपल भी आ सकते हैं। अब ये जो साधारण पीपल है, आमतौर पर जो विष है,
विच मैंने आपको पहले के टाइम पर पढ़ाया था, अभी मैं एक बार दोबारा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो वैश्याज होते हैं, जो कि कृषक हैं, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, ये सभी भी क्या है इसके अंदर आते हैं और राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर जो शूद्राज होते हैं, उन शूद्राज को इससे एक्सक्लूड किया गया था, यानी इस यज्ञ के अंदर जो शूद्र हैं उनको आने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है कि सबसे पहले राजा किस प्रकार से हम यहाँ पर चुना करते थे, जैसे आज के समय में हम वोट के माध्यम से चुनते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर जो राजा हुआ करते थे वो अपनी ताकत और शक्ति के दम पर या फिर जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके दम पर राजा बना करते थे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं आपको बताता हूं कि जनपद क्या होता है। तो यहाँ पर आपको अगले यहाँ पर एक और पार्ट है, इसको हम एक बार देख लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर देखो एक शब्द मेंशन किया गया है वर्ण। अब यहाँ पर हमने पहले की जितनी भी लेक्चर पढ़े थे उसमें मैंने एक बताया था कि वर्ण क्या है, एक प्रकार की व्यवस्था है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी है उसका डिवीजन 4 वर्गों में किया गया है। सबसे ऊपर हमें देखने को मिलते हैं ब्राह्मण, फिर उनके नीचे हमें देखने को मिलते हैं क्षत्रिय, फिर उनके नीचे हमें देखने को मिलते हैं वैश्यास, फिर उनके नीचे हमें देखने को मिलते हैं शूद्र। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 4 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा आप वर्ग का विभाजन देख रहे हो, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र, ये बेसिकली वर्ग के ऊपर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा, काम के ऊपर आधारित था। और ये काम के ऊपर आधारित था कब, जब हम यहाँ पर अर्ली वैदिक एज देख रहे थे। ठीक है, और अर्ली वैदिक एज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो पहले की जो वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज के अंदर आते हैं, ठीक है, लेटर वैदिक एज के अंदर आते हैं, या अभी जो हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं महाजनपद के बारे में, ठीक है, किंगडम वगैरह के बारे में, तो इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो वर्ग के आधार पर ये विभाजन था, ठीक है, अब ये वर्ण व्यवस्था क्या है, जन्म के आधार पर यानी बर्थ के बिहाफ पर होने लग गई। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अर्ली वैदिक एज में ये जो वर्ण व्यवस्था है काम के ऊपर आधारित थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी जो जो काम करता है उसको उस कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन जब लेटर वैदिक या फिर महाजनपद का टाइम आया तो हम क्या देखते हैं कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लग गया, जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय बनने लग गया, शूद्र का बेटा शूद्र बनने लग गया, और वैश्य का बेटा हमेशा ही वैश्य बनकर रह गया। ठीक है, सॉरी, शूद्र बन के रह गया, शूद्र का बेटा हमेशा शूद्र बन के रह गया। तो इस प्रकार से हमें ये पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर शुरुआत में ही, कि हमें देखने को क्या मिलता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन हमें गंगा यमुना दोआब में देखने को मिलती है। और ये जो महाजनपद का पूरा फेज है वो हमें बेसिकली जो गंगा और सोन रिवर है, ठीक है, उसके आसपास ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बताया भी है कि गंगा यमुना दोआब के पास में हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक एज। तो यहाँ पर क्या है, लेटर वैदिक एज। और लेटर वैदिक एज के अंदर हमें देखने को मिलता है बेसिकली क्या है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ग्रंथों की रचना हुई थी। और मैंने आपको पहले की वीडियो में भी ये चीज पढ़ाई थी कि ऋग्वेद की रचना हमें अर्ली वैदिक एज के अंदर, यानी ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमें ऋग्वैदिक ग्रंथ की रचना देखने को मिलती है। और जब हम लेटर वैदिक एज के अंदर आते हैं ये वाले फेज पे, तब हमें देखने को मिलता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक ग्रंथों की रचना हुई थी। और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जब लिखे जा रहे थे तो समाज क्या है, बहुत ही ज्यादा कठोर होता जा रहा था। समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो कठोर होती जा रही थी और जन्म के ऊपर आधारित ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या है, इन किताबों के अंदर रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से होते हैं वो सभी कुछ लिखा गया था। जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इन ग्रंथों की अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि वॉरियर, फार्मर, हार्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, ये सभी के सभी क्या हैं, इन ग्रंथों के अंदर मेंशन किए गए हैं।
इसी के साथ साथ वर्णास के बारे में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन हुआ करता था, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे देखने को मिलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण बेसिकली क्या है, जो वेद ग्रंथ है उनकी रचना करता है, उनको पढ़ता है और पढ़ाता है, और जो शासक है उनसे क्या है, पैट्रोनेज प्राप्त करता है, यानी गिफ्ट प्राप्त करता है। इसी के साथ दूसरे नंबर पे शासक आते हैं, रूलर्स आते हैं, जिनको क्षत्रिय बोला जाता है। ये आमतौर पर जो प्रजा है उनकी रक्षा करते हैं और युद्ध करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पे वैश्य हमें देखने को मिलते हैं। अब ये वैश्य का मतलब होता है ऐसे वर्ग जो कि क्या है, उत्पादक कार्यों में लगे हों। ठीक है, अब उत्पादक कार्य कौन कौन से हैं, जैसे कि फार्मर्स है, एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करता है। हर्डर्स बेसिकली जानवरों के द्वारा उत्पाद जो प्राप्त होता है उसको प्रोड्यूस करता है। ट्रेडर है, व्यापार करने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर लास्ट पे हमें देखने को मिलता है शूद्रास। और शूद्रास जो है, मैंने आपको अभी बताया कि इनको जो यज्ञ संपादित किए जाते थे उनके अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। इसी के साथ साथ जो वुमेन है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लेटर वैदिक एज है, यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब मैं जितनी भी बातें करने वाला हूँ वो क्या है, ये महाजनपद पीरियड की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अर्ली वैदिक एज है पूरा खत्म हो चुका है। अब मैं जो भी बात करूंगा ये महाजनपद काल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर महाजनपद काल में हमें देखने को क्या मिलता है कि जो वुमेन है उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। कैसे खराब हो गई, अब उनको क्या है, शूद्रों के अनुसार ट्रीट किया जाने लग गया, यानी महिलाओं को और शूद्रों को दोनों को ही वेद पढ़ने की जो इजाजत है वह नहीं दी जाती थी। ठीक है, जैसे कि हम पहले के वैसे मैंने बताया नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि पहले क्या होता था, ऋग्वैदिक एज के अंदर अपाला, घोषा और लोप मुद्रा कुछ प्रमुख रूप से विद्वान महिलाएं भी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद लेटर वैदिक एज के अंदर हमें देखने को मिलती है गार्गी और मैत्रीय नाम की महिलाएं, जो कि क्या है, विद्वान थी। लेकिन जब हम महाजनपद के टाइम पर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वुमेन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, और यहां तक की खराब हो गई कि उनको वेद पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रीस्ट है, अब वो कहने लग गए कि ये जो पूरी वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, काम के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित होगी। और इसके अंदर हमें देखने को मिला कि जो ब्राह्मण का बेटा है ब्राह्मण बन के रह गया, और जो अनटचेबल ग्रुप्स का बेटा है वो हमेशा ही अनटचेबल्स रह गए। इसी के साथ साथ अनटचेबल्स ऐसे ग्रुप को बोला जाता है आमतौर पर इनको जो बरियल्स करते हो, यानी जो चिताओं की अंत्येष्टि करते हो, क्रीमेशंस करते हो, यानी शवों को जलाते हो। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या है, गांव के मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा जाता था। तो आप इसको एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि ये जो पूरी वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के नीचे भी, यानी 4 कैटेगरी के नीचे भी एक कैटेगरी आया करती थी, जो कि क्या है, वर्ण व्यवस्था में नहीं गिनी जाती, और वह कैटेगरी कहलाती है चांडाल। ठीक है, और ये जो चांडाल है इन्हीं को ही अनटचेबल्स बोला जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चांडाल्स मीन्स अनटचेबल्स। शूद्राज भी अनटचेबल्स हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ये जो शूद्राज हैं ये भी अनटचेबल्स हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या है कि ये विलेज के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ये वर्ण व्यवस्था के डब्बे के अंदर हैं। लेकिन आप इनको देखोगे कि ये तो क्या है, पूरे डब्बे से ही बाहर है, यानी गांव से ही बाहर हैं। ठीक है, तो ये अति शूद्र के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं, जिनको चांडाल या फिर अनटचेबल्स के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे किंग होते हैं जो कि क्या है अपने, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको जितनी भी व्यवस्थाएं बताई, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा एब्सोल्यूट था। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने अभी आपको बताया वो होता ही होता था। ठीक है, 90% होता था, लेकिन कुछ कुछ परसेंट में आज छूट देखने को, छूट या फिर अलग स्थिति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अगर आज भी आप किसी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे ना, तो वहां पे आपको जाति व्यवस्था एकदम आराम से देखने को मिल जाएगी। लोगों का जो घर है वो क्या है, जातियों के आधार पर क्या है, डिवाइड होता है आज भी। इसी के साथ साथ क्या है, आज भी क्या है, लोअर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, न्यूज़ में आप देख सकते हो कि जो बेसिकली क्या है, लोअर कास्ट की वुमेन्स है, उन वो क्या है,
विलेजेस के अंदर आप क्या है ज़्यादा उनको सेफ नहीं पाओगे। ठीक है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर मैं रिपोर्टेड और जो अनरिपोर्टेड फैक्ट है दोनों को शामिल करके यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बेसिकली इतना यहाँ पर कहने का मतलब था कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें एब्सोल्यूट थी। कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो कि क्या है इस व्यवस्था को नहीं माना करते थे। जैसे कुछ स्थितियों में जो राजा हैं वो कहते थे भाई आप हमने दूसरे नंबर पे तुमने क्यों रखा हुआ है, जबकि क्या है हम तो पुजारियों से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम क्या है हम ही युद्ध करते हैं, हम ही संसाधन बनाते हैं, हम ही लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। और लेकिन इसी के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कहते थे कि भाई ये जन्म के आधार पर जो आपने ये वर्ण व्यवस्था का डिसाइड किया है ये क्या है गलत है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था, जैसे चारवाक, वो कि भाई यहाँ पर जो लोग होते हैं सभी के सभी समान होते हैं और उनको ऑक्यूपेशन के बिहाव पर या उनके बर्थ के बिहाव पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना गलत है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो पूरा पूरा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे तो इंडिया का आप ये वाला पार्ट अभी क्या है छूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी हम नहीं हैं। दूसरी तरफ क्या है ये साउथ इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है मध्य जो पूरा का पूरा इंडिया है, मिडल इंडिया, यहाँ की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही आगे बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर क्या है अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखोगे, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर इस प्रकार का सोशल सिस्टम हमें यहाँ पर वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस लोगों के बीच में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी लोग समान हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है जो पुजारी है उनके पास इतनी ज्यादा पावर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और तीसरी बात आप ये भी नोट कर सकते हो कि अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणिज्म है, उसका जो विस्तार है वो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या है अलग अलग रीजन में क्या है डिफरेंसेस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में बात कर लिया। साथियों ये वाली जो पूरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो अपने मन को बनाकर यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, तो मन को बना के, क्योंकि मैं चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऊपर ऊपर से बताना होता तो मैं सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य है कि अच्छे से आपको समझ में आए ताकि आप जो आने वाली क्लासेस हैं उनको और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं जनपदास की। तो यहाँ पर अब प्रश्न आता है कि ये जनपदा आखिरकार होते क्या हैं। इसको आप ऐसे समझिए, सबसे पहले क्या है हम इंडिविजुअल रूप में रहते थे जंगल के अंदर, फिर इंडिविजुअल से हम क्या है फैमिली के अंदर बनाकर रहने लग गए। अब फैमिली जब बहुत सारी फैमिली मिल जाती हैं तो हम उसको क्लैन बोलने लग गए। ठीक है, यानी कबीला बोलने लग गए। अब कबीले के स्थान पर क्या है जब बहुत सारे कबीले आपस में मिल गए, ठीक है, बहुत सारे जब ऐसे कबीले आपस में मिल गए तो उसको हम क्या बोलने लग गए, जन बोलने लग गए, जो कि अभी हमने ऊपर हमने देखा था। तो इसको हम क्या बोलने लग गए, जन बोलने लग गए। अब जब ऐसे ही बहुत सारे जन आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं महाजनपद। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, महाजनपद। ये उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि जब महाजनपद ऐसे बहुत सारे थे, अब यहाँ पर जो पूरा नॉर्थ इंडिया देखें तो हमें इस प्रकार के 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने महाजनपद, नंबर ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपद में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, उसका नाम था मगध। अब ये 16 महाजनपद और मगध के बारे में हम यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए इंडिविजुअल पहले था, इंडिविजुअल से फिर वो फैमिली का ग्रुप बना के रहने लग गया। बहुत सारी फैमिली मिलकर क्या है एक क्लैन बनाने लग गई। अब बहुत सारे क्लैन मिलकर क्या है एक जनपद बनाने लग गए। फिर उसके बाद बहुत सारे जनपद मिलके एक साथ रहने लग गए और महाजनपद बन गए। अब जब बहुत सारे महाजनपद, अब क्या होता था 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में से क्या है एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करने लग गया। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जब बहुत सारे महाजनपदों को किसी एक राजा के द्वारा जीत लिया गया तो उसको क्या बोला जाने लग गया,
किंगडम बोला जाने लग गया। तो अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने चैप्टर की हेडिंग किंगडम क्यों देखा था, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर विकास को यहाँ पर दर्शा रहा है कि किस प्रकार से हम क्या है कबीलाई व्यवस्था से किंगडम सोसाइटी के अंदर यहाँ पर हम बढ़ गए हैं। तो चलिए ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस इन शॉर्ट बताया उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो राजा हैं वह क्या है बेसिकली यहाँ पर क्या है राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइस, जो इस प्रकार के बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, वो जो राजा हैं उन वह क्या है अक्सर जनपदों में रहा करते थे। ठीक है, अब ये जो जनपद है एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहां पर जन जन यानी लोग सबसे पहले आकर बसते हों। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब ये कबीलाई लोग किसी एक स्थान पर बसते हैं और बसने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा एरिया बना लेते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं जन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इस प्रकार से भारत के अंदर हमें बहुत सारे जन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं पुराना किला के पास में हमें एक जन देखने को मिलता है, और इसी के साथ हस्तिनापुर नाम का एक जन देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अतिरंजी खेड़ा के अंदर हमें जन देखने को मिलता है। अब ये जो पुराना किला है वो दिल्ली के अंदर है, और जो हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा है वो यूपी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो जन है, ठीक है, अभी हम क्या है कबीले से किस पे आ चुके हैं, जन पर आ चुके हैं। अब ये जो जन है, इस जन के लोग कहाँ रहा करते थे, अभी भी ये झोपड़ियों के अंदर रहा करते थे, और झोपड़ियों के साथ साथ ये विलेज के अंदर रहा करते थे, ये ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है अभी बहुत बड़े शहरों का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ महाजनपद के अंदर जाएंगे ना, तब इनके पास बड़े बड़े शहरों का यहाँ पर निर्माण आप देखेंगे। ठीक है, अभी जो जन वाली व्यवस्था है, इस जन वाली व्यवस्था के अंदर हम क्या देखते हैं कि लोग अपने पास कैटल्स और जो अदर छोटे एनिमल हैं उनको पाल करके अपना जीवन चलाते हैं। राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, फिर उसके बाद शुगर केन। देखो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले के चैप्टर में मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है शुगर केन का। ठीक है, तो अभी मैं पहली बार यहाँ जिक्र कर रहा हूँ शुगर केन का। तो मगध नॉट मगध बल्कि महाजनपद का जो एज है वहां पे हम शुगर केन का भी प्रोडक्शन देखने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीसम और मस्टर्ड का भी ये लोग प्रोडक्शन किया करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो जन इलाका है इसके अंदर और क्या क्या हुआ करता था। तो हमें इस टाइम पे अर्दन पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अर्दन पोर्ट्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अब ये आमतौर पर जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन हैं वो किसके द्वारा किस कलर के, ग्रे कलर के बनाए जाते थे, और इसी के साथ साथ रेड कलर का इसके ऊपर क्या है कोटिंग किया जाता था या फिर डिजाइन बनाया जाता था। ठीक है, तो या फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, चित्रकारी की जाती थी। चूंकि इसका जो बेसिकली कलर है पूरे मटके का वो क्या है एक प्रकार से ग्रे कलर का है, और इसके ऊपर पेंटिंग की गई है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी पेंट किया हुआ ग्रे कलर का वेयर यानी मटका। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइन, इस वजह से इसका नाम पड़ा। और यूजुअली यहाँ पर क्या होता है सिंपल लाइनर और या फिर जियोमेट्रिक जो डिजाइन है इन मटकों के ऊपर या कटोरियों के ऊपर बनाया जाता था। ऊपर आप यहाँ पर कटोरी की इमेज भी देख सकते हो। ये क्या है, PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर का क्या है एक प्रकार से नमूना है। इसके ऊपर देखो पेंट किया हुआ है और ग्रे कलर का है, वेयर है, मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, इसकी जो सतह है वो बहुत ही ज़्यादा नाइस हुआ करती थी, स्मूथ हुआ करती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि स्पेशल ओकेशन पर जो लोग हैं उनको फूड सर्व करने के लिए इस प्रकार की कटोरियों का यूज किया जाता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी एक फेज कंप्लीट कर लिया, जनपद वाला फेज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं महाजनपद की ओर कि महाजनपद का जो पूरा सोसाइटी था वह किस प्रकार की थी। तो आज से लगभग 2500 साल पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है महाजनपद का बेसिकली इलाका। ठीक है, अब महाजनपद हमें देखने को मिलता है, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि जनपद एज के दौरान हमें कहीं भी सिटी नहीं देखने को मिलती है। यहाँ के लोग अभी कहाँ रहते हैं, हट्स के अंदर, झोपड़ियों के अंदर और विलेज के अंदर ही रहा करते थे। लेकिन जब हम महाजनपद एज के अंदर आते हैं तो बड़े बड़े शहरों
शहरों का निर्माण होने लग गया। और शहरों का छोड़िए, यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े राजधानियों का निर्माण होने लग गया। और राजधानियों के अंदर बेसिकली जो शासक है वो क्या करने लग गए, अपने महाजनपद को फोर्टिफाइड करने लग गए। यानी जो जो उसकी टेरिटरी थी, उस टेरिटरी के चारों ओर किलेबंद दीवारों का निर्माण किए जाने लग गया। इसी के साथ ह्यूज वॉल्स का यहाँ पर निर्माण किया जाने लग गया। और ये जो वॉल्स हैं आमतौर पर वुड का यानी लकड़ी का, ब्रिक्स का और स्टोन का निर्माण करके यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उस समय पर जो इम्पोर्टेंट जनपद है, महाजनपद हैं और सिटीज हैं, उनका यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी में इस प्रकार की इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे गंधार रीजन के अंदर तक्षशिला, फिर यहाँ पर हस्तिनापुर, पंचाल, कौशल, फिर वैशाली, वज्जी, मगध, अंग, राजगीर और यहाँ पर कौशाम्बी, अवंती। इसके अलावा इस प्रकार से हमें कुछ प्रमुख रूप से महाजनपद देखने को मिलते हैं। ठीक है, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, इस प्रकार से 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो 16 जितने भी महाजनपद थे, ठीक है, इन महाजनपदों को मैंने आपको बताया फोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी राजा अपने किले भी बनवा कर रखा करते थे। और किले क्यों बनवाते थे, ताकि भाई दूसरे देश का जो या दूसरे महाजनपद का जो राजा है वो उनके ऊपर अटैक ना कर दे। और दूसरा कारण था इस प्रकार के बड़े बड़े किलों को बनवाना कि भाई वो जनपद का जो राजा है वो दिखा सके दूसरे वाले को कि भाई हमारे पास देखो इतनी बड़ी इमारत है, हमारे पास इतनी ज्यादा ताकत है, शक्ति है। ठीक है, अपनी पावर को वह शो करने के लिए ये करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं वह इस पूरे के पूरे किलेबंद दीवार के अंदर रहा करते थे, फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रहा करते थे। और यही रीजन है कि जो पूरा का पूरा फोर्टिफाइड हुआ करता था, इसी वजह से महाजनपद का जो राजा है वो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रहने वाले सभी लोगों के ऊपर क्या है, कंट्रोल करके रखता था। यानी फोर्टिफाइड एरिया के अंदर कौन क्या काम करेगा ये सभी चीजों का निर्धारण राजा किया करता था। इसी के साथ साथ ही जो राजा है उसका बेसिकली काम हुआ करता था कि वो पूरे महाजनपद की प्लानिंग करे। ठीक है, क्या चीज कहाँ पे होनी चाहिए। अब प्लानिंग के साथ जब बड़े बड़े किलों और इसी के साथ फोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, फोर्टिफाइड वॉल्स का निर्माण किया जा रहा है, तो इसके लिए लाखों करोड़ों संख्या में स्टोन और ब्रिक्स की हमें जरूरत पड़ सकती है। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो राजा है वो लेबर के ऊपर भी अपना कंट्रोल करके रखता था। इसका आप एक नमूना देख सकते हो। ये क्या है, किले के अंदर का हिस्सा है ये पूरा। ठीक है, ये है किले का पूरी बड़ी दीवार। और इस दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए आप ये सीढ़ियों का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो कि उस समय कितना बड़ा, कितना ह्यूज पूरा का पूरा किला बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमें देखने को मिलता है कौशाम्बी के अंदर इस प्रकार का फोर्टिफिकेशन वॉल हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या है, ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई थी। और आज के समय में जो इलाहाबाद है या इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे हमें यह देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो इस समय पे महाजनपद के राजा हैं, उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें करना भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया किला बना रहा है, वो किले बनाने के साथ साथ बेसिकली क्या है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए उसने क्या, आर्मी बड़ी करनी शुरू कर दी। जो सोल्जर्स हैं उनको भर्ती किया और भर्ती करने के बाद रेगुलर सैलरी पर उनको रखने लग गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि थ्रू आउट द ईयर जो यानी हमेशा के लिए क्या है, ये सोल्जर्स राजा के अधीन ही रहने लग गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि जो सोल्जर्स है वो कुछ समय खेती करने चले जाते थे, जब भी किसी से लड़ाई होती थी तो आ जाए। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये वाली व्यवस्था बंद हो गई। जो सोल्जर है वो 24 घंटे राजा की आर्मी में सेवा किया करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर पंच मार्क कॉइन जैसे चीजों का भी यहाँ पर यूज किया जाने लग गया। अब ये पंच मार्क कॉइन क्या होता है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि पंच करके इनको बनाया जाता था, इसी वजह से इनको बोला जाता है पंच और मार्क्ड कॉइन। ठीक है, अब ये आम तौर पर जो कॉइन हुआ करते थे, लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा, ये क्या है, सिल्वर
के द्वारा बनाए जाते थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पंचमार्क कॉइन ज्यादातर किस चीज के बने होते थे, तो सिल्वर के। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचमार्क कॉइन पे किन चीजों का चित्र हुआ करता था, तो पेड़, सूरज, चांद, इस प्रकार के प्राकृतिक चित्र हुआ करते थे। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचमार्क कॉइन का वजन कितना हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंचमार्क कॉइन का कोई एक स्पेसिफिक वजन नहीं हुआ करता था, क्योंकि क्या है, यहाँ पर एक धातु का यानी सिल्वर का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर आपने पंच किया, वो बन गया सिक्का, और उसके ऊपर जो निशान बना हुआ है उसी से पता चल रहा है ये सिक्का है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पंचमार्क कॉइन का क्यों बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें हमें इसके संदर्भ में देखने को मिलती है। अब देखो, मैंने यहाँ पे बात किया कि राजा है बहुत तरह के काम करने अब यहाँ पर लग गया, जैसे कि अब लोगों के ऊपर राजा टैक्स लगाने लग गया महाजनपद पीरियड की। अब जितनी भी बात करेंगे हम महाजनपद की ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, महाजनपद के टाइम में जो राजा है बड़े किले बनाने लग गया, बड़ी आर्मी रखने लग गया, फिर जो रिसोर्स है उसके ऊपर कंट्रोल करने लग गया, और जो टैक्स है उसकी वसूली करने के लिए अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी। पहले क्या होता था कि राजा को लोग जो गिफ्ट दिया करते थे उसी से अपना काम चलाता था, लेकिन राजा ने अब नियम बना दिया कि सभी को रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये रेगुलर टैक्स है उसका पूरा सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला सिस्टम क्या था कि आप जो फसल उगाते हो उसके ऊपर आपको 1/6 भाग देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक खेत है, इस खेत को आपको क्या करना है, 6 भाग करना है, ठीक है। इस 6 भाग में से आपको 1 भाग किसको देना है, सरकार को यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 भाग अपने पास रखोगे, और जो 1 भाग है वो क्या है, सरकार को आपको देना पड़ेगा। और ये जो भाग है इसको बोला जाता है शेयर, ठीक है। और उस टाइम पर इसको भाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आज के समय में जो हम भाग यूज करते हैं वो पहले वाला ही शब्द है जो आज यूज किया जा रहा है। इसी के साथ क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, उसको महीने में एक बार राजा के पास आके काम करना पड़ता था। हर्डर्स जो होते हैं, जो जानवरों को चराते थे, उसको एनिमल या एनिमल से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उनके रूप में टैक्स देना पड़ता है। इसी के अलावा व्यापारियों के ऊपर जो टैक्स है वो उनकी वस्तुओं के ऊपर लगाया जाता था। इसी के साथ ऐसा नहीं कि जो हंटर गैदरर्स हैं उनको कर से छूट दी जाती थी, उनको भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में क्या है, राजा को टैक्स देना पड़ता था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि महाजनपद काल के अंदर किस तरह से रिफॉर्म हो रहे हैं, सोसाइटी में चेंज हो रहा है। वो अब सब कुछ क्या है, फिक्स कर रहा है, और सब कुछ क्या है, अपने कंट्रोल में यहाँ पर कर रहा है। यहाँ तक कि हमें देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है इस टाइम पर। अब देखो, पहले की क्लासेस में मैंने आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया था, यहाँ पर वैदिक एज में मैंने मेंशन किया था कि हम क्या हैं, अभी लोहे का यूज करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी उस टाइम तक क्या है, जो लोहे का यूज है वो बहुत ज्यादा सीमित था। लेकिन जब हम महाजनपद काल के अंदर आते हैं तो लोहे का बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाने लग गया। इसके द्वारा जो हथियार है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि औजार है, इसके साथ साथ प्लाऊ है, टूल्स हैं, ये सभी चीजें इनके द्वारा बनाई जाने लग गई। अब नॉर्मल सी बात है, आपने कुल्हाड़ी बना ली लोहे की, इसका मतलब क्या है, आप जंगल को अब बहुत ही आसानी से काट सकते हो। ये सारा जो पूरा का पूरा शिफ्ट है, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जंगल को काट के एग्रीकल्चर लैंड बनाए गए। तो और इसी के साथ कुछ चेंजेस हुए, आइए डिटेल में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर पहला प्रमुख रूप से चेंज हुआ कि हम क्या है, आयरन का प्लाव शेयर यूज करने लग गए। प्लाव का मतलब होता है हल, तो लोहे का हल अगर हम यूज करने लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप जो एकदम कठोर से कठोर जमीन है उसको भी क्या है, पलट सकते हो, ठीक है। जिसकी वजह से जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और पहले क्या होता था, लकड़ी का प्लाउ शेयर यूज किया जाता था, और लकड़ी की जो प्लाउ शेयर है वो कुछ कुछ जो जमीन की परतें हैं उसी को खुरद पाती थी, बल्कि वो क्या है, जमीन की गहराई में पूरा का पूरा मिट्टी को नहीं पलट पाती थी। लेकिन आयरन से क्या है, अब ये चीज संभव हो गया। इसी के साथ साथ दूसरा प्रमुख यहाँ पर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, पैडी प्लांटेशन का। पैडी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, देखो, जब
एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर हमने क्या किया कि बीजों को इस प्रकार से अनइवनली इधर उधर छिड़क दिया। अब इसमें जब आपने छिड़का तो कुछ कुछ पौधे होते हैं, कई बार क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, और उन कमजोर बीज को भी आपने क्या किया है, छिड़क दिया है। अब ऐसे में क्या होता है, जब ये पौधे बड़े होंगे तो जो कमजोर बीज वाला पौधा है वो क्या है, जल्दी से मर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो पैदावार है वो कम हुआ करती थी। तो किसानों ने इनका क्या तोड़ निकाला कि हम सबसे पहले नर्सरी बनाएंगे। ठीक है, नर्सरी आप सभी जानते होंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट के जो स्प्राउट होता है, जैसे चने का स्प्राउट होता है ना, चने को अंकुरित किया जाता है, उसी तरह से हम पहले चने को अंकुरित करेंगे। अगर हमें चने का फसल उगाना है तो चने को अंकुरित किया, अंकुरित करने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, सैपलिंग करेंगे। ठीक है, जो अंकुरित चना जल्दी बड़ा हो गया उसको हम अलग रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका प्लांट बना लेंगे, यानी इन्हीं अंकुरित बीजों का छोटा छोटा प्लांट बना लेंगे। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर हम पैडी के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बेसिकली चावल को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने चावल का जो दाना है उसका हमने छोटा छोटा पौधा बना लिया। अब उस पौधे को देखा कि जो पौधा ज़्यादा जीवित रह गया, उन्हीं पौधे को हम क्या कर रहे हैं, अब खेत के अंदर लगा रहे हैं। तो इससे ये हुआ कि पहले जो बहुत सारे पौधे मर जाया करते थे, अब वो एक भी पौधा यहाँ पर मरता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही उसको ट्रीट करके क्या है, अब उसको जमीन के अंदर लगा रहे हैं। इससे क्या है, पैदावार के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। और पैदावार के साथ, परिवर्तन के साथ ना, एक गलत काम ये हुआ कि भाई ये जो नर्सरी बनाना, स्प्राउट उगाना, फिर सैपलिंग करना, फिर उसके बाद उसको दोबारा से खेतों के अंदर गाड़ना, इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। इसी वजह से हमें यहाँ पर मैन और वुमेन को यहाँ पर स्लेव के रूप में यूज़ किया जाने लग गया इस टाइम पर। यानी दास और जो दासी है उनका खेतों के अंदर प्रयोग किया जाने लग गया। इसी के साथ जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिनको हम बोलते हैं कम्मकार बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसको कम्मकार बोला जाता है और इंग्लिश में कम्मकाराज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। मैंने आपको बताया कितने महाजनपद थे टोटल, पूरे 16 महाजनपद, यानी 16 बड़े बड़े क्या बोलते हैं, महानगर। उनमें से मैंने आपको बताया था कि मगध क्या था, सबसे शक्तिशाली था। अब बात आती है ये कि जो मगध महाजनपद था वो इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों था। ठीक है, बाकी भी जनपद थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली क्यों नहीं थे। तो एक प्रमुख यहाँ से अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहली बात यह आती है कि मगध क्या था ना, गंगा और सोन रिवर के किनारे अवस्थित था। गंगा और सोन रिवर के पास में अवस्थित होने की वजह से क्या है, इसके चारों ओर क्या है, एक ऐसी बाउंड्री हो जाती थी कि लोग इसके ऊपर अटैक ही नहीं करते थे, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पर एक को आप दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर गंगा और सोन रिवर होने की वजह से जो लोग हैं वो आवाजाही यानी ट्रांसपोर्ट के लिए रिवर्स का यूज किया करते थे, जो कि घोड़े और बेसिकली जो अन्य प्रकार के जानवर हैं उनके मुकाबले सस्ता हुआ करता था। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, ये क्या है, वाटर सप्लाई किया करता था मगध रीजन को। तीसरा यहाँ पर चौथा कारण हमें देखने को मिलता है मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और यहाँ पर नदी होने की वजह से जो जमीन थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी। यहाँ पर मैंने बताया कि चावल का कल्टीवेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और चावल क्या है, बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में पानी मांगता है। इसी के साथ साथ मगध के अंदर हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जंगल के अंदर हाथी मिलते थे, और इन हाथियों को कैप्चर करके बेसिकली आर्मी के अंदर इनका यूज किया जाता था, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के। इसी के साथ साथ जंगल से हमें क्या है, घरेलू और जो जलावन लकड़ियां हैं और जो इमारतें बनाने के लिए लकड़ियां हैं, चैरियट और कार्ट बनाने की जो लकड़ियां हैं वह भी प्राप्त हो जाया करती थी।
इसी के साथ साथ मगध महाजनपद के आसपास जितना भी क्षेत्र है वहां पर हमें आयरन ओर की खदानें देखने को मिलती हैं, माइन देखने को मिलती है। और नॉर्मल सी बात है, जिसके पास ज्यादा आयरन ओर होगा वह ज्यादा हथियार बना पाएगा, ज्यादा हथियार बना पाएगा तो दूसरे देश की आर्मी के साथ ज्यादा अच्छे से लड़ाई कर पाएगा। इसी वजह से इनके पास स्ट्रॉन्ग टूल और स्ट्रॉन्ग वेपन हुआ करता था। यही रीजन है कि मगध महाजनपद इतना ज्यादा शक्तिशाली था। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संसाधनों की वजह से ये शक्तिशाली था। यहाँ पर हमें बिंबिसार, अजात शत्रु, इसी के अलावा महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों के द्वारा शासन किया जाता था। इसी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इसी के साथ साथ अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न ये जो यहाँ पर महापद्मानंद देखने को मिलता है, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसने नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है, ठीक है, वहां पर भी अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, और आज के समय में जो ये महापद्मानंद है या फिर जो मगध रीजन है वह क्या है, राजगृह के अंदर पड़ता है, जिसको पहले आज के समय में राजगीर बोलते हैं, उस समय पे इसको राजगृह बोला जाता था। और यही क्या थी, मगध की कैपिटल भी थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बिहार का रीजन है। बिहार के रीजन के अंदर पहले के टाइम पे राजगृह था, और राजगृह के अंदर जो पूरा का पूरा मगध साम्राज्य है उसका कैपिटल हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, क्या था, राजगृह। अब यहाँ पर जो कैपिटल था यानी राजधानी थी, बेसिकली क्या है, बाद के समय में पाटलिपुत्र को की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आज के समय में पटना के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो इंडिया के संदर्भ में महाजनपद का पूरा कॉन्सेप्ट था वो भी पढ़ लिया। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात कर लेता हूँ, फिर अभी जो बचा हुआ पॉइंट है उस पर बताता हूँ कुछ। तो यहाँ पर आपको एक और महाजनपद देखने को मिलेगा, वज्जी महाजनपद। ठीक है, अब वज्जी महाजनपद बेसिकली क्या है, इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, ये भी क्या है, बिहार के पास में ही था। लेकिन जैसे हमने देखा कि मगध महाजनपद के अंदर हमें अजात शत्रु, महापद्मानंद, बिंबिसार, ये सभी महत्वाकांक्षी लोगों का शासन था और एक राजा शासन करते थे। ठीक है, और उनका अपना मंत्री परिषद वगैरह हुआ करता था। लेकिन वज्जी के अंदर जो शासन हुआ करता था ना वो अलग होता था। यहाँ पर जो शासन था वो गण और संघ के आधार पर चला करता था। तो ध्यान रखिएगा, वज्जी के अंदर जो कैपिटल है वो वैशाली है। ठीक है, और यहाँ पर शासन गण एवं संघ के माध्यम से चलाया जाता था। अब गण एवं संघ को आप सिंपल सा शब्दों में कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, लोगों के समूह के द्वारा शासन चलाया जाता था। गण का मतलब है बेसिकली लोगों का समूह, और संघ का मतलब होता है एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारे लोगों का समूह का एक ऑर्गेनाइजेशन बना के शासन चलाया जाए उसी को हम गण संघ का शासन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक शासक नहीं होता था, बल्कि कई समय में तो हमें देखने को मिलता है कि सैकड़ों शासक और हजारों शासक एक साथ शासन करते थे। ठीक है, और हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या कहता था, राजा कहलाता था। और ये जो राजा हैं जितने भी, वह सभी क्या है, एक असेंबली बनाते थे, और असेंबली में मिलकर क्या है, एक प्रकार से डिसीजन लिया करते थे कि किसके ऊपर अटैक करना है, किसके ऊपर अटैक नहीं करना, या किस क्षेत्र पे कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना। इसी के साथ साथ जब भी कभी अश्वमेध और इस प्रकार के यज्ञ करने होते थे तो ये सारे के सारे राजा मिलकर एक साथ क्या करते थे, जो यज्ञ है उसका संपादन किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आमतौर पर यहाँ की जो सिचुएशन है वो इस प्रकार की हुआ करती थी कि जो अदर महाजनपद हैं, ठीक है, जहां पे गण एवं संघ का शासन नहीं था, या फिर जो अदर महाजनपद है, 16 महाजनपद आपस में क्या करते थे, लड़ते भी रहते थे। अब इस सिचुएशन में वुमेन, दास और कमकार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबली। और यहाँ पर जो असेंबली बनाई जाती थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गण एवं संघ की व्यवस्था में, इसके अंदर जो कामकार हैं, लेबर्स हैं, और जो वुमेन्स हैं, इसी के साथ जो दास हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बुद्ध है और महावीर है वह भी क्या है, इसी प्रकार के गण एवं संघ के शासन के अंदर रहा करते थे। ठीक है, ये भी क्या है, गण एवं संघ के शासन से बिलोंग
करते थे। अब यहाँ पर बात आती है, मैंने एक बात बताई कि जितने भी 16 महाजनपद थे वो सब आपस में लड़ते रहते थे। अब ऐसा नहीं था कि सब ये आपस में ही लड़ते थे, बल्कि क्या है, कई बार क्या है, बाहर देश के व्यक्ति भी इंडिया के ऊपर या फिर उस समय के संदर्भ में कहें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इस्टेब्लिश्ड महाजनपद हैं उन सभी के ऊपर अटैक किया करते थे। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है आज से लगभग 2300 साल पहले, जब अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं पूरा का पूरा जो विश्व है उसको जीतूंगा। ये एक मैकेडोनिया जो कि यूरोप के अंदर पड़ता है, वहां का शासक हुआ करता था। ठीक है, और इसने अपनी इस विजय अभियान के अंदर बेसिकली जो इजिप्ट है और वेस्ट एशिया है उन सभी को भी जीत लिया। और जीतने के बाद अब उसकी नजर पड़ी इंडिया के ऊपर। लेकिन जब वो इंडिया के पास आया व्यास नदी के किनारे, ठीक है, आज के समय के संदर्भ में कहें तो व्यास नदी पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, लेकिन उस समय तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का भाग था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यास नदी के पास में जब ये आया तो जो उसके सोल्जर्स हैं उसने क्या किया कि इंडिया के ऊपर यानी इंडियन महाजनपद के ऊपर जो अटैक करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर एक इंडियन रूलर है जिसका नाम है अजात शत्रु। ठीक है, और वो अजात शत्रु इतना ज्यादा खूंखार है कि बेसिकली क्या है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। अब इसी चीज को देखते हुए इन सभी लोगों ने क्या है, इंडिया के ऊपर अटैक करने से मना कर दिया। और लास्ट में जो बेसिकली अलेक्जेंडर है वो लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद व्यास नदी के पास में, चलिए कुछ एडिशनल स्टोरी बता देता हूं आपको। जैसे ही वो व्यास नदी के किनारे आता है अलेक्जेंडर, तो क्या करता है, उसकी कुछ सेना तो हार मान जाती है, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग वो किसी तरह से उनको मनाता है और लड़ाई के लिए राजी कर लेता है। अब उसका फिर सामना होता है पोरस से। ठीक है, अब पोरस से और जो अलेक्जेंडर है दोनों के बीच में एकदम घमासान युद्ध होता है। और इस घमासान युद्ध में जो पोरस है वो क्या है, अलेक्जेंडर को क्या करता है, व्यास नदी के किनारे पर, ठीक है, हरा देता है। यहां पर आप ध्यान रखिए, जिसका घमंड था कि वो पूरी दुनिया को जीतेगा, उसने पूरे यूरोप को जीत लिया, वेस्ट एशिया को जीत लिया, इजिप्ट को जीत लिया। वो आखिर में जाकर क्या है, भारत को जीतने की कोशिश करता है। भारत इन द सेंस भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का जो शुरुआती एरिया था, ठीक है, पंजाब तक भी नहीं बढ़ पाया। वो व्यास नदी के किनारे ही क्या है, क्या बोलते हैं, वो हार जाता है। और फिर उसके बाद जो पोरस है वो क्या करता है, जो अलेक्जेंडर की क्या बोलते हैं, सिस्टर होती है शायद, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सिस्टर या फिर उसका बेटी, उससे फिर क्या करता है, कंपेंसेशन के रूप में क्या करता है, उससे शादी कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। एक बार ना स्टोरी भी आप कंफर्म कर लीजिएगा कौन सा शासक था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में बात कर लिया कि इस प्रकार से पूरा शासन हुआ करता था। अब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि जो किंगडम है वो एक दूसरे संघ को कॉन्क्यूर करने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। ये पूरी घटना है आज से 1500 साल पहले की। और आखिरी जो गण संघ है वो हमें 1500 साल पहले देखने को मिलता है, जब गुप्त शासक के द्वारा आखिरी गण संघ को हरा करके अपने गुप्त साम्राज्य का भाग बना लिया गया। अब देखो, गण संघ को हराना इतना आसान नहीं था। ये एक कहानी दी गई है दिग् निकाय के अंदर। ठीक है, दिग् निकाय एक बुद्धिस्ट किताब है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की सभी स्पीचेस को लिखा गया है, जहां पर हम देखते हैं कि अजात शत्रु नाम का एक शासक होता है जो वज्जी को जीतने की कोशिश करता है। अजात शत्रु मगध का शासक था और जो वज्जी है उसके ऊपर वह क्या है, यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अटैक में असफल हो जाता है तो वो क्या करता है कि अपने एक मंत्री है जिसका नाम है वसस्कार, उसको महात्मा बुद्ध के पास भेजता है और उससे पूछवाता है कि जाओ पता करके आओ, कि महात्मा बुद्ध से पूछ के आओ कि जो वज्जी है वो हारता क्यों है, हारता क्यों नहीं है। तो महात्मा बुद्ध उसको बताते हैं कि देखो, ये जो वज्जी है ना वो
असेंबली बना के क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। फ्रीक्वेंट बेस पर क्या है, अपनी असेंबली करते रहते हैं। इसी के साथ साथ सारे मिलकर काम करते हैं और इसी के साथ राजा ने जो कह दिया उसको वह मानते हैं। इसी के साथ साथ जिस राजा को चुना गया है उसका आदर करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ वज्जी के अंदर जो महिलाएं हैं उन पे किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ वहां पर जितने भी मंदिर है, मठ हैं, जैसे चैत्य है, विहार है, श्राइन्स हैं, उन सभी को क्या है, संरक्षण दिया जाता है। और वहां पर किसी भी संत का कभी भी अपमान नहीं किया जाता, चाहे वह जो संत किसी भी प्रकार के संप्रदाय से संबंध रखा करता हो। ठीक है। और वहां पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को अपना जो जीवन है वह स्वतंत्र रूप से क्या है, जीने का अधिकार है। तो जब तक ये वज्जी के अंदर चलता रहेगा, इस प्रकार का सुशासन चलता रहेगा, तब तक क्या है, आप क्या है, वज्जी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तभी क्या करता है अजात शत्रु, क्या करता है, वज्जी के जो संघ है यानी उसका समूह है उसमें फूट डालता है और लास्ट में अजात शत्रु वज्जी को कैप्चर कर लेता है। ठीक है। तो ये हमारी आज की पूरी इस प्रकार की कहानी थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही इस प्रकार की बड़ी सी सिविलाइजेशन थी। हमें देखने को मिलता है कि इसी टाइम पर लगभग 2500 साल पहले ग्रीस के अंदर हमें एथेंस देखने को मिलता है, जहां पर क्या है, इसी प्रकार से डेमोक्रेसी के माध्यम से शासन चलाया जाता था। वहां पर क्या होता था, हर एक व्यक्ति जिसकी 30 साल उम्र है वह क्या है, उस देश का नागरिक माना जाता था। और हर साल क्या होता है, 40 बार वो मीटिंग करते हैं, असेंबली करते हैं। और इसी के साथ साथ हर एक सिटीजन उस मीटिंग को क्या है, अटेंड कर सकता था। भारत में क्या होता था, शूद्र, वुमेन और एक और साथ, इसी के साथ साथ जो कम्मकार होते हैं उनको असेंबली में और वेद वगैरह पढ़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं था, बल्कि सभी को क्या है, सब कुछ करने की आजादी थी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या है, सभी का समान स्थान देखने को मिलता है, क्योंकि सभी को बराबर रूप से राजा बनने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है। लोगों को आर्मी और नेवी के अंदर भी सर्व करना पड़ता था और वुमेन जो होते हैं उनको भी सिटीजन समझा जाता था। यहाँ तक कि जो फॉरेनर्स आए हैं उनको सिटीजन नहीं समझा जाता था, लेकिन उनको भी क्या है, विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते थे। यहाँ पर हमें सैकड़ों की संख्या में स्लेव भी देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, माइन के अंदर, फील्ड, हाउस होल्ड और वर्कशॉप, इन सभी एरिया में काम करते थे। और सिर्फ स्लेव जो होते हैं उनको सिटीजन के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता था, बाकी सभी को क्या है, सिटीजन माना जाता था। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो पूरा वीडियो है वो जरूर पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने डिटेल में देखा इस चैप्टर को। ठीक है, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर आप लॉट्स ऑफ पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए 499 में इसका प्राइस आगे बढ़ भी सकता है, जिसके अंदर डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 499 में इस करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन कर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।